वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मायरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग। आज का व्लॉग मैं डेडिकेट करती हूँ अपने अब्बू को, जिनको हमसे बिछड़े, हमसे अलग हुए 3 साल हो गए आज पूरे। और ये व्लॉग हर उस बेटी के लिए है जो अपने वालिदैन से प्यार करती है। हर ही बेटी प्यार करती होगी, हर उस बेटी के लिए है जो प्यार नहीं करती बल्कि अपने वालिदैन को अपना दोस्त समझती है। मेरे अब्बू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, ख़त्म कहाँ पे करूँ, क्या बोलूँ। इतनी बातें हैं, इतनी बातें हैं। मेरे अब्बू की याददाश्तें हैं कि शायद मेरे पास उन चीज़ों के अल्फाज नहीं हैं, लेकिन कुछ अहम चीज़ें हैं जिनको मैं ज़रूर अपनी लाइफ में आप लोगों से शेयर करूँगी। मेरे सुनने वाले भले ज़्यादा ना हो, लेकिन शायद वो ये सुने मेरी तकलीफ़ को और अपने अंदर जो डिस्टेंस है बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स उसको ख़त्म करें। मैं अपने अब्बू से बहुत प्यार करती हूँ, सब बेटियाँ करती हैं। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त शायद मुझे ऐसा लगा, और उसके बाद भी कुछ अरसे तक तो ऐसा लगा कि मैंने अपना एक टाइम का जो पीरियड था ना, 5 बजे शाम का, 5 से 7 का, या 5 से 7:30, 6 का, वो पीरियड खो दिया। चाय खो दी मैंने उन चीज़ों को। उस टाइम के वक्त पे रोना शुरू करा, डरना शुरू किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता जाता है, लाइफ बढ़ती जाती है, गुजरती जाती है, इंसान के अंदर हिम्मत पैदा होती जाती है चीज़ों की, वक्त के साथ मुकाबले की हिम्मत आ जाती है। अब मैंने अपना दोस्त खोया। 5 बजे मेरे अब्बू आया करते थे शाम को रोज़ाना। जितने दिन वो न्यूयॉर्क में रहते थे, अगर 3-4 महीने पाकिस्तान जाते थे तो वो वक्त में बात हो जाती थी मेरी उनसे शाम के या सुबह में। लेकिन उस टाइम पे मैंने अपने आप को बड़ा कंपाइल करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतरी है उस टाइम के हिसाब से। लेकिन सिर्फ बताऊंगी ये कि जब आप किसी दोस्त को खो देते हो ना, बेहतरीन दोस्त को, तो तकलीफ़ बहुत होती है। आपके रिश्ते ज़रूर ज़िंदा रहते हैं, लेकिन जो दोस्ती का रिश्ता होता है ना, वो बड़ा अहम होता है। तो जब हमने अपने वालिद को खोया ना, उस वक्त एहसास हुआ कि हमने क्या खोया। मैं अपने आप को मुंह से कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ, और जितनी दुनिया की अच्छी बेटियाँ हैं ना, मैं उनमें अपने आप को शुमार करती हूँ। मैं बारहा ये भी कहती हूँ कि जब मैं क़यामत के दिन अपने अब्बू के सामने खड़ी होंगी तो मैं बहुत सर ऊँचा करके अपने बाप के सामने जा सकती हूँ। बहुत बेहतरीन दोस्त होने के बाद एहसास हुआ कि आपको एक अच्छा दोस्त ही अच्छाई और बुराई सिखा सकता है। तरबियत पेरेंट्स करते हैं, लेकिन उस तरबियत में जो है ना, आपके दोस्त का बड़ा अमल होता है। और अगर आप अपने घर में से अपने माँ या बाप को, अम्मी चूँकि दोस्त नहीं हो सकती क्योंकि अम्मी अम्मी होती हैं, अम्मी को काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। मेरे घर में जैसे मैं दोस्त हूँ अपने बच्चों की, फादर से एक डिस्टेंस है, लेकिन हमारे घर में हमारे अब्बू ने हम बहनों से कभी डिस्टेंस नहीं रखा। हम बहुत अच्छे दोस्त रहे, ख़ास करके मैं तो अपने अब्बू की बहुत अच्छी दोस्त थी। अपने अब्बू की कुछ याददाश्तों में से मैं अपने ऊपर जितने वाक़यात हैं उसमें से भी अगर सोचूं तो मैं बहुत डरा करती थी। और एक खौफ होता था मुझे, कभी किसी चीज़ से कमरे में बैठ के खौफ आ जाए। तो एक दिन मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड नुमान जो हैं वो रात में जॉब करते थे, तो मुझे लिविंग रूम में जाने से डर लगता था रात के टाइम पे। तो मैंने सुबह के टाइम पे जब मैं अपने अब्बू के पास गई ऑफिस जाने से पहले, तो क्लिनिक से पहले जब मैं अब्बू के पास गई तो मैंने अब्बू से ऐसे ही कहा, मैंने कहा अब्बू आज बहुत डर लगा रात को। तो अब्बू मुझे कहने लगे, अरे डर को कहती ना। और ये बात वो मुझे पहली दफ़ा नहीं कह रहे थे, वो मुझे हमेशा कहा करते थे। जब मैं पाकिस्तान में भी अकेली शादी के बाद रही हूँ और मुझे कभी वहाँ से कॉल करके मैं कहती, अब्बू आज रात को इस कमरे में डर लगा, तो अब्बू मुझे कहते थे कि तुम डर को उसको बोलो, जाओ हिम्मत है तो अमेरिका जाओ मेरे बाप के पास। और उस वक्त क्या ऐसा जज्बा था कि मैंने बारहा, कोई छोटी बच्ची नहीं थी, लेकिन मैंने तब भी अल्फाज बोले। और जब मैंने अब्बू को न्यूयॉर्क में ये बोला, अब्बू मुझे डर लगता है, तो अब्बू ने कहा, अरे उसको बोलना मेरे अब्बू आएंगे शाम में 5 बजे, फिर देखता हूँ। और वो आए, 10 मिनट कमरे में बैठे ड्राइंग रूम में, और उसके बाद जब मैं चाय लेकर आई तो मुझे कहले, हाँ भाई अब तो मैं डर नहीं लगेगा, हो गया मामला। मुझे नहीं पता वो कौन सा मामला था। मेरे अब्बू कोई पीर सूफी नहीं थे, लेकिन मेरा शायद एतकाद था कि उसके बाद मुझे फिर वहाँ डर नहीं लगना। अक्सर ऐसा होता था कि सर में दर्द हुआ, अब्बू के सामने हुई तो ठीक है, वरना फ़ोन पे कहते, अब्बू मेरे सर में दर्द है, दांत का प्रॉब्लम मुझे हमेशा रहा है, दांतों में दर्द है। तो मेरे अब्बू कहते थे, अच्छा हाथ रखो माँ मैं फूकता हूँ। और मैं बड़ा उस वक्त मजाक उड़ाया करती थी कि ऐसी कैसी फूक है जो फ़ोन से भी आ जाती है। और कहते थे दर्द सही हुआ। और यकीन जाने उनके सामने भी कहा और आज भी कह रही हूँ कि वो दर्द उस वक्त ज़रूर ठीक होता था। ये एतकाद है, दोस्ती है,
मेरे वालिद का क्या पता वो कुछ पढ़ के ऐसा दम करते हो जो वाकई में चीज़ें ऐसी हो जाती हो। एक और अहम बात थी, जब मेरा बकाई में एडमिशन हुआ, लिस्ट में नंबर नहीं आया, तो शाम को मैं और अब्बू वॉक करने जे ब्लॉक के पार्क की तरफ जा रहे थे, तो मैंने अब्बू से कही तो बड़ी टेंशन की बात हो गई है और पता नहीं है लोग ऐसा होगा नहीं होगा। तो मेरे अब्बू ने मुझे शेर सुनाया था, मुझे याद नहीं है किस चीज़ में है वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि किसका है, पर उसका मतलब ये था कि सरक दिया कदमों में, मुझे कुछ नहीं कहना, अब जो भी तेरी ज़ात करीमाना बना दे, दीवाना बना दे, मुझे दीवाना बना दे। ये उन्होंने मुझे एक मिसरा याद रख दिया और इतना पक्का अकीदा हो गया मेरा उस बात पे कि अल्लाह ताला तेरे कदमों में मैंने सर रख दिया है, तो अब तेरी मर्जी, जो तू चाहे करे। माशाल्लाह डॉक्टर बनी। उनकी बात पे एतबार, उनसे बात करना, कभी वो किसी चीज़ को समझाते थे तो अक्सर जब बहुत मतलब समझाने के बाद भी मुझे नहीं समझ आई तो अब्बू कहते अरे भाई अब ये तो हो ही गया है ना, अरे भाई अब तुम अल्लाह की किस बात को वो करोगी। तो ये जो अल्फाज थे ना, ये अब्बू के साथ ही चाहे चले गए। जिस दिन अब्बू को क़यामत में मिलूंगी तो ज़रूर बोलूँगी, और वाकई में ये रिग्रेट है मेरी लाइफ में कि मैंने अब्बू को बहुत प्यार किया। और मैं ही क्या, बहुत सी बच्चियां हमारे दुनिया में ऐसी होंगी जो अपने पेरेंट्स को कह ही नहीं पाती कि हम आपसे प्यार करते। उनको शायद ज़रूरत भी ना हो कहने की, अल्फाजों की मोहताज नहीं होती माँ बाप की मोहब्बत, लेकिन फिर भी एक्सप्रेस योर फीलिंग, खामोश रह के अपने आप को मत दबाएं। जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ उससे एक रात पहले मैं अपने अब्बू के पास थी। मैंने जब अब्बू को धुलाया, साफ़ किया, उन्होंने उल्टी कर दी थी, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी अब्बू के पैर बड़े प्यारे हो रहे, कितने साफ़ सुथरे, तो बिल्कुल एक चमक सी थी। मेरे अब्बू का रंग सांवला था, सांवला भी नहीं कहूँगी, आप उसको ब्लैकिश उसमें ले जाएं, लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे समंदर की चिकनी मट्टी उनके पैरों पे मली हुई, साफ़ सुथरी। तो अम्मी ने मुझे कहा कि तेल लगाती हूँ रोज़ाना। मैंने कहा हाँ तेल लगा के देखो, आपसे भी, आपके हाथों से भी ज़्यादा नरम अब्बू के पैर हैं। और मैंने अब्बू के अंगूठे पे प्यार किया, पहली दफ़ा जाके अब्बू के माथे पे प्यार किया और अब्बू से माफ़ी मांगी। आई डोंट नो, शायद अब दिल में वहम बैठता है यार माफ़ी मांगी थी अब्बू, माफ़ी इस बार से मांगी, मैंने कहा अब्बू माफ़ कर दें, हाथ दबा देती हूँ। वरना मैं हमेशा अब्बू का मुंह धुलाती थी, कपड़े पहनाती थी उनकी बीमारी में, तो नहलाती थी, तो मैं माफ़ी में आती थी, मुंह दबाती थी यूँ करके। मैं कहती थी गंदे बच्चे ऐसे मुंह धुलवाते हैं, अच्छे बच्चे ऐसे दबाते हैं। और फिर कहते तो मुंह दबा देती हूँ ज़ोर से। तो मैं कहती थी हाँ अब्बू साफ भी तो होता है। कभी ये लफ्ज़ मेरे मुँह से नहीं निकला। उस रात 2 या 3 मिनट का रास्ता मेरी अम्मी के घर से था। अब मेरे घर का वो रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बीच में मैं शायद 10 दफ़ा रुकी होंगी। अब्बू पीछे मुड़ के भी मैंने देखा होगा कि एक दिल में अनजाना सा खौफ था, जबकि उस दिन अब्बू की तबीयत बहुत सही थी। और तबीयत सही इस तरह से मैं कहूँगी कि जब मैंने गोद में उठा के बिठाया है अब्बू को, तो अब्बू बड़े मुझे मजबूत लगे। और मैंने अम्मी को ये बातें कही भी, अम्मी अब्बू बड़े आज सेहत अच्छी लग रही है। जब मैं घर आई, बाबा ने मुझसे पूछा कि तुम रो मत, अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैंने कहा नहीं ख़राब नहीं है अब्बू की तबीयत, आज तो बहुत अच्छी है और मैं सोऊंगी, तुम मुझे 5 बजे उठा देना। अल्फाज अब रिपीट करूँ उन सारी बातों को तो लगता है कि शायद अल्लाह मियाँ बताना चाह रहा था, लेकिन शायद ये बात बिल्कुल जायज़ है कि अगर वो मौत का इल्म पहले से दे दे आपके अपनों का, तो आपसे वक्त ना गुजर सके। आपको तकलीफ़ जो है ना वो आप बयान नहीं कर सकते। कहने का, सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपको अपनी तकलीफ़ बताना, कि मैं आपको ये बताऊं कि अब्बू, सबके माँ बाप बहुत अहम होते हैं उनके लिए, उनकी यादें बहुत अहम होती हैं, उनका बोलना, उनकी बातें, उनका किरदार आपको जो। और मैं आपको एक बात सच बताऊं, ये बरसी वाला दिन या कोई ऐसा बैड दिन, हम अपने अब्बू की सालगिरह मनाते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मैं अब्बू की बरसी पे तो बिलीव ही नहीं करती, क्योंकि वो नहीं है, एक पर्दे के पीछे हैं। सालगिरह ज़रूर मनाएंगे अपने वालिद की। ये दिन अहम इसलिए है, एक तो बैड डेज़ कह लीजिए, ब्लैक डेज़ कह लीजिए, हमारी लाइफ का ब्लैक डे था ये, हमने चीज़ों को ख़त्म किया। लेकिन उनकी तरबियत, उनका नाम, वो मेरे साथ ही नहीं, आप सबके साथ भी ऐसे ही, कि उनकी तरबियत, उनका नाम हमारे साथ चलेगा, उनका अच्छा सिखाया हुआ हमारे साथ जाएगा। अब जो अहम बात मैं बताऊं आपको, अब्बू के इंतकाल के 1 साल तक, मतलब 1 साल में जब पहले अब दिन आया, 1 साल हुआ, तो उस दिन मैं बहुत परेशान हुई, रात भर नींद नहीं आई, करवटें मैं बदलती रही, बहुत रोई धोई। मैंने अक्सर, मुझे अम्मी अगर बात करती हैं, अम्मी मेरी बेचारी कल भी कह रही थी कि अब्बू के दिन है मैं क्या बनाऊं, तो मैंने अम्मी को बड़ा, अम्मी को, मैं आपको सच बताऊं, मैं कभी कोई गलती करूं ना तो रिग्रेट करने की कोशिश, मुझे अपने रिग्रेट ये होता है कि मैं उस चीज़ से उसको मानूं
और मैं मानती हूँ कि मैंने मम्मी ये क्या ज़रूरत है आपको इस दिन को करने की, और ये है सालगिरह करेंगे, ज़रा हार्श भी बोली, लेकिन उसमें मतलब ये नहीं था कि उनकी दिल दुखाना। क्यों इस चीज़ को हम याद करें, अच्छी चीज़ों को याद करें ना। पर्दे में है, सच बताऊं, मुझे पता है कि वो परेशान होंगी इस दिन, शायद सामने जाऊंगी तो रोने भी लगेंगी, शायद मैं सामने जाऊंगी तो मैं भी रोऊंगी। लेकिन ये एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं, मेरा रोना किस दिन ख़त्म हुआ। मेरा रोना आज से कोई 8 महीने या 6 महीने पहले हमारे घर में एक हादसा हुआ और हमने अपने भांजे को खो दिया। अब मैं अपने अब्बू को ज़रूरी नहीं है कि कुछ दिनों में याद करूं, मैं शायद रोज़ सुबह उठ के एक फातिहा पढ़ के ही, मुझे जिस कारी साहब ने अब्बू का सोयम के दिन एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मुर्दे को कुछ पैगाम पहुंचाना हो तो आप जो हैं वो कोई फातिहा, कोई सलाम, कोई दुरूद या कोई कुल पढ़ के या बिस्मिल्लाह ही पढ़ के इवन ये कह दें कि जी इसका सलाम मेरे वालिद तक, वालदा तक, प्यारों तक पहुँचे। तो उस दिन से आज का दिन है, शायद मैं वो दिन नहीं भूलती। गाहे बगाहे दिन के किसी हिस्से में भी कह के अब्बू तक अपनी बात पहुंचा देती हूँ। मुझे पता है शायद बात नहीं पहुंचती हो, और क्या पता पहुंचती भी हो, मुझे इस बात का बिल्कुल, लेकिन मेरा दिल इस इत्मीनान में होता है कि बात पहुंचे। तो मैं आपको 8 महीने पहले की बात बता रही थी कि हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा गुजरा, और उस हादसे से 1-1.5 दिन पहले मैंने अपने वालिद को अपने सहन में टहलते हुए देखा। और मैं ये शायद वाक़यात नहीं शेयर करती आपसे, ये ख्वाब शेयर नहीं करती, लेकिन ये बताना इतनी ज़रूरी समझा मैंने कि जितने मेरे व्यूवर्स, मेरे दोस्त, मेरी बहनें इसको देख रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शायद हम अपनी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा हो कि इस चीज़ को याद करें और अपने घर वालों के लिए इस चीज़ को एक याददाश्त बनाएं। माइट भी लोगों के साथ होते हैं ऐसे वाक़यात, लेकिन वो उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने ख्वाब में अपने अब्बू को देखा, और मैंने देखा कि मेरे वालिद पीछे सहन पे मेरे टहल रहे हैं, और टहलने के बाद एक बच्चा उनके साथ है, लड़का, और वो लड़का जो है वो मुझे हंस के देख रहा है। और मैं जाती हूँ और मैं अपने वालिद का जो कॉलर है उसको सही करती हूँ, पैंट को देखती हूँ तो कहती हूँ अब्बू आपने फिर आज बेल्ट नहीं लगाई। मोजे, जो अब्बू के जूते थे वो खुले हुए थे, तो मैंने बैठ के उसके जूते तस्मे बांधे, और बांधने के बाद मैंने कहा अब्बू, इतने यूँ करके मैंने हाथ फेरा, तो मैंने कहा अब्बू शेव बड़ी हुई है। तो अब्बू ने मुझे उस वक्त ये कहा, मेरे मुंह पे इस तरह हाथ फेर के और यूँ आंसू मेरे साफ करके कहने लगे कि रोना नहीं, चलो अंदर जाओ, घर में जाओ, शाबाश। और ये अल्फाज जो थे ना, शायद मेरे दिमाग का वहमा, मैं इसलिए कहूँ कि ये अल्फाज मुझे अब्बू अपने इंतकाल से कोई 1-1.5 हफ्ते पहले जब मुझे देखते तो कहते थे जाओ घर जाओ, जाओ तुम अपने घर जाओ। मैं कहती थी जब भी देखते हैं आजकल मुझे कहते हैं जाओ तुम घर जाओ। वो शायद मुझे अपने दूर से दूर हटाना चाहते थे। वो ये जानते थे कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। मेरे ज़ाहिरी बात है, मेरे बाप थे, उनको अंदाज़ा था कि उनकी बेटियाँ जो हैं बहुत कमज़ोर दिल की हैं, बहुत कमज़ोर दिल की थी उनके मामले में। बहरहाल ये वाक़या हुआ, और जब मैं सुबह मेरी आँख खुली तो मुझे अच्छी तरह वो ख्वाब, वो जगह, अब्बू का हाथ फेरना, मेरे आंसू साफ़ करना, और हर वो शक्ल मुझे याद थी जो उस ख्वाब में थी, यानी कि वो लड़का भी और अब्बू भी। मैंने सुबह उठ के ये बात अपनी छोटी बहन को बताई, उसने मुझे कहा कि नहीं ऐसे ही हुआ होगा तुमको। और मैंने, जारी बात है हम सब आपस में रिश्तेदार हैं, तो मेरी बहन ने कहा कि तुम जो है ना वो कॉल करो उनके रिश्तेदार के घर और पूछ लो, पर ये मत कहना कि तुम्हें अब्बू के साथ उनको देखा। अच्छा, मैंने कॉल बल की, खैरियत मालूम करी, बात ख़त्म हो गई। इत्तफाक ऐसा हुआ कि दूसरे दिन हमारे घर में ये हादसा पेश आया, और ये पहाड़ हम पे टूटा कि हमारा भांजा हमसे चला गया। मैंने उस भांजे को देखा नहीं था, तो इसलिए ये भी नहीं कह सकती थी कि वो ख्वाब में था। लेकिन जब उस बच्चे को मैंने देखा ना अपनी हाथों से, आंखों में, तो मुझे एकदम रिवाइंड सीन करके मेरे अब्बू और वो लड़का नजर आया, और मैंने सजदा किया। उस दिन से मैंने अपने अब्बू को रोना छोड़ दिया। उस दिन से मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया कि अब्बू मेरे, हमारे घर वालों के साथ हैं। मुझे ये कभी कभी महसूस होता था कि कभी कोई खुशी हो तो ख्वाब में अब्बू आ जाए, तो मैं कभी अपने ही घर में कहा करती थी नुमान को, तो मैं कहते हाँ भाई तुम तो बड़ी अंतर्यामी हो, या ये मजाक उड़ाया करते, हाँ भाई। अब्बू कुछ और नहीं कह के गए, बच्चे मजाक उड़ाते थे मेरा कि अब्बू हमारे लिए क्या कह के गए, अब्बू सिर्फ आपको कह के जाते हैं। या नुमान मुझे कहता था लो भाई अब्बू को ये भी बता देना कि तुम मुझे तंग कर रही हो। तो मैं उस मजाक को उस वक्त तो मजाक में लेती थी, और मैं नुमान को तो अक्सर कह भी देती थी अच्छा तुम्हारी बेटी तुम्हें कितना प्यार करती है, अभी पता चलता है ना कि बेटी क्या होती है। तो उस मजाक को ना, उस दिन मुझे एहसास हुआ, मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपने आप को पीटूं, ये पहाड़ जो मुझ पे, मेरी बहन पे, हमारे घर वालों पे गुजरा, उसको रोऊं, या इस चीज़ को इनको बताऊं कि यार अब्बू तो एक दिन पहले आके मुझे तसल्ली दे गए थे। और वो मोमेंट ऐसा था कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं,
वो तो कभी मुझसे अलग हुए ही नहीं थे। जब भी मैंने बार बार ये बात कहना शुरू की कि अब्बू तो उधर पर्दे के उस तरफ है, क्योंकि वो मेरी तकलीफ में मुझसे पहले खड़े होकर तसल्ली दे रहे थे। शायद ये वाक़या उस दिन के बाद होता तो मुझे अपने दिमाग का या वहम लगता कि नहीं भाई, शायद अब्बू को जो है ना, ये मैं तकलीफ़ में हूँ तो मुझे अपना बाप याद आ रहा है, या तकलीफ़ में माँ बाप ही याद आते हैं। लेकिन ये एक दिन पहले का जो रात का वाक़या, 2 दिन पहले का जो हुआ, तो उससे मुझे एहसास हुआ कि यार वो तो कभी हमसे गए ही नहीं थे। वो मुझे शायद एहसास दिला रहे थे कि मैं तुम्हारी तकलीफ़ में खड़ा हुआ हूँ, या वो मुझे ये एहसास दिला रहे थे कि देखो, तुम जिस चीज़ तकलीफ़ में जाने वाली हो वो मेरे ही पास हिफाजत से है, उसको कभी मत रोना पीटना। अब मुझे नहीं पता कि वो दिन क्या था, लेकिन ये बात मैंने अपनी बहन से शेयर की हुई थी, तो मुझे अपने दिमाग का खलल भी नहीं लगा। और उसके ठीक 1 हफ़्ते के बाद, 1-2 हफ़्ते के बाद मेरी सालगिरह थी, तो मैं अवॉइड कर रही थी कुछ ऐसे दिनों को कि यार मैं करूँ, खुश हूँ, बच्चे कोई सालगिरह मुबारक ही इवन कोई ना कह दे। तो मैं तकलीफ़ में थी, मेरी बहन तकलीफ़ में थी, मेरे घर वाले तकलीफ़ में थे, तो हम अवॉइड कर रहे थे। उसी रात मुझे ऐसा लगा, और बाकायदा मैंने अपने शायद जागते हुए देखा, मैं सोई भी तो थी लेकिन मुझे लगा कि मैं जागी हुई हूँ, और अब्बू और वो बच्चा जो है सालगिरह का केक और रोबारे ले के मेरे पास आया, और मैंने केक काटा। उठ के अब्बू ने मुझे आवाज़ दे के उठाया बेड से, उठो बेटे और लो काटो। और मैंने केक वेक काटा, मैं हंसी, तो मैंने अब्बू से कहा बैठे, तो अब्बू कहेंगे नहीं भाई अब चलेंगे, और कह के वो चले गए, कह के वो हमसे दूर चले गए। जब चले गए 5 मिनट बाद मुझे नुमान की आवाज़ आई, कौन है? तो मैंने कहा कोई नहीं है, बच्चे सो रहे हैं। उस वक्त तो मैंने इनको नहीं बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो इन्होंने मुझे कहा अच्छा ऐसा लगा कोई बाथरूम की तरफ गया। बात ख़त्म हो गई। ये बातें मैं काउंट करती रही, ऐसी चीज़ें होती जाती हैं। एक दफ़ा की और मैं बताऊँ, ये मैं शायद अपने दिमाग से बना रही हूँ, अपने आप को जस्टिफाई कर रही हूँ कि मैं रोऊँ ना अपने अप्पू के इस दिन पे। गुल ने परी से कोई बात हुई थी, और रात को आके परी को, अब्बू ने गुल को ख्वाब में कहा कि परी का जो है वो बेटे छोटी बहन है, उसका ख्याल रखना, और सेम डे था। तो हम, बस मैं ये बताना चाहूँगी कि बेटियां माँ बाप के बहुत करीब होती है, और अपने माँ बाप को रोने से बेहतर है उनके लिए हक़ में दुआ कीजिए। खाने बना के महफिलें लगाने से बेहतर है उनके लिए दुरूद सलाम कीजिए, पढ़िए, कुरान पढ़िए, रोज़ पढ़िए, ज़रूरी नहीं कि आज के दिन को पढ़ के ही रोया जाए। याद कीजिए वालिदैन हमेशा पास होते हैं, मेरे अब्बू हमारे पास है। मिसालें इसलिए दी कि ये बिल्कुल सच था, और मुझे शायद इस चीज़ पे यकीन हुआ, और आप भी अपनी ज़िंदगी में रियलाइज़ कीजिएगा। आई लव यू अब्बू। शायद उनकी ज़िंदगी में उस रात कह सकती होती तो कभी नहीं सोचती। अपने माँ बाप को प्यार का इजहार कीजिए, उन्हें ज़रूर कहिए कि आप उनसे प्यार करते हैं। लफ्ज़ों का मोहताज नहीं है प्यार, लेकिन आपके अल्फाज शायद आपको सुकून दें। मेरे अब्बू के लिए फातह पढ़ के दुआ कीजिएगा, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। एज अ बेटी मैं कहती हूँ वो बहुत अच्छी जगह है, वो जन्नत में है। मैंने उसी रात को महसूस किया था कि मेरे अब्बू हंसते हुए मुस्कुराते हुए जन्नत की तरफ चले गए। बहुत सुकून था उनकी आंखों में, बहुत सुकून था उनके चेहरे पे जब उनको दफनाया गया। हमारे एक दोस्त हैं नुमान भाई, उनकी अम्मी ने मुझे, जब मैं रोई कब्रिस्तान में, तो उनकी अम्मी ने मुझे कहा रोना नहीं, मुर्दे बेटा जब कब्र में डालते हैं तो अपने प्यारों को देखते हैं, पलट के देखते हैं, और जब तुम चारों बहनों को रोता देखेंगे अब्बू तो बहुत परेशान होके जाएंगे, उन्हें सुकून से जाने दो। उन्होंने एक बहुत अच्छा सफ़र अपनी ज़िंदगी का 73 ईयर गुजारे, बहुत मुतमईन गुजारे। उनको सुकून से जाने देना, हंसते हुए जाने देना। तुम लोग हो, जब तक हो हमारे नामों में, जब तक हम जिंदा हैं हमारे बाप का नाम जिंदा है। तो उस वक्त भी हम बहनें खामोशी से खड़े रहे। तकलीफ़ थी, उस तकलीफ़ को कभी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अब्बू हैं, हमें हैं, हमेशा हैं। हम इस दिन को याद करके, ठीक है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ब्लैक डे है हमारे लिए, लेकिन हमारे अब्बू का नाम हमेशा ज़िंदा रहे, और हमारी अच्छी हरकतों में, हमारी अच्छी बातों में। मैं अपनी, कल मुझे गुल ने कहा भी कि अब्बू का जो है वो, कल जो है वो अब्बू की बरसी है। मैं उससे ज़्यादा इस मौजू पे बात नहीं करती, गुल बहुत कच्चे दिल की है, अम्मी से तो फिर भी कर लेती हूँ। तो मैंने उससे कहा भी, मैंने कहा अब्बू को ऐसे बात करो कि बाद में जब ख़ानदान के लोग, माशरे के लोग, दुनिया के लोग जब तुम्हें देखें ना, और तुम्हें ये कहें कि तुम बहुत अच्छी हो, तो समझना तुम्हारा बाप जिंदा है। बस मैं हर बेटी के लिए यही कहूँगी कि आप अपने आप को अच्छा इतना कर लीजिए कि आपके माँ बाप को लोग अच्छे अल्फाजों में याद करें, उनके होते वक्त भी और उनके ना होते वक्त भी।
तो आपने अपने माँ बाप का हक़ अदा कर दिया। उनकी पैदाइश का, उनके देने का, उनके लेने का, उनकी तालीम दिलाने का कोई हक़ नहीं है। लेकिन अगर आप अपने घर में अच्छी रोटी बनाएंगे, अपने शौहर के साथ अच्छा रहेंगे, ख़ानदान में अच्छा रहेंगे, लोगों के साथ अच्छा रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे, और मदद लोगों की नहीं, अपने घर में भी अपने बच्चों को रोटी सालन देना, उनको पढ़ाना, उनको तरबियत करना, यही करेंगे तो आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। और इसी के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग में ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह, अच्छे मूड में आऊँगी। और अगर आपको मेरी एक बेटी की, मेरी नहीं, एक बेटी की दिल की बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सोचिएगा ज़रूर, और अपने ना होने वाले पेरेंट्स को, अपने ना होने वाले अजीज़ रिश्तों को एक लम्हे को याद ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।